Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, हमने अपने लास्ट पार्ट पे देखा था आपके एमसीक्यू ऑन हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके हमने 2 पार्ट कवर किए हैं और आज हम थर्ड पार्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं आपके हायर एजुकेशन सिस्टम का। ये आपके पेपर 1 की यूनिट 10 के अंतर्गत आता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पेपर 1 के लिए। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। आपके हायर एजुकेशन सिस्टम पर 2006 से 2018 के बीच जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके PYQ हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके लिए हैं। साथ ही कल वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एनवायरनमेंट टॉपिक पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपने अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। देखिए, जब आप अपनी स्ट्रेटजी को जो है फास्ट कर दीजिए क्योंकि यू डोंट हैव मच टाइम। फेब लास्ट से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होना बताया गया है, टेंटेटिव डेट दी गई है। तो मे बी आपके एग्ज़ाम इसी बीच हों, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को इंक्रीज़ कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं। UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन यहाँ पर आपको कराई जाएगी। मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। फिर बाद में आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मैम ऐसा होता है क्या, क्योंकि आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चंस तो कल अपनी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिए थे। आज हम जुलाई 2016 से क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में हम जुलाई 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे हायर एजुकेशन सिस्टम से उन्हें कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय द NAAC नेशनल असेसमेंट एंड अक्रीडेशन काउंसिल। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यहाँ पर आपको कुछ कोर वैल्यूज़ प्रोवाइडेड की गई हैं ऑप्शंस में और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूट होता है उसको प्रमोट करता है नाक के द्वारा। तो contributing to national development, fostering global competencies among the students, inculcating a value system among students and teacher, and promoting the optimum utilization of the infrastructure। तो अगर मैं core values की बात करूँ तो contributing to national development, yes, नाक के द्वारा जो प्रमोट किया जाता है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को, उनको जो कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, जो फॉस्टर करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज़ को स्टूडेंट्स के बीच में। एंड तीसरा, ये एक वैल्यू सिस्टम लागू करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट फोर्थ है ये गलत है कि प्रमोटिंग दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं है। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो पहले का अब भी अगर आप सिस्टम देखें तो पहले क्या हुआ करता था, पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल में कराई जाती थी जहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, कोई बिल्डिंग नहीं होती थी स्कूल्स की। वहाँ पर क्या रहता था, एक प्लेग्राउंड रहता था, एक ट्री रहता था, उस ट्री में एक ऊंचा सा एक प्लेस बना दी जाती थी, ठीक है, इसको चबूतरा नाम दिया जाता था एट दैट टाइम। तो वहाँ पर जो होते थे आपके गुरु बैठा करते थे और जो शिष्य हुआ करते थे वो ज़मीन पर अपना मैट वगैरह बिछाकर पढ़ाई किया करते थे। तो उस टाइम भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो क्या वो उन्होंने नॉलेज गेन नहीं की या वो उन्होंने कुछ नहीं किया? ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं ये सब उसी जनरेशन के हैं। तो
हम ये नहीं कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी एजुकेशन पर इफेक्ट डालेगा। तो बात अगर आ रही है कि जो नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल है तो वो उन्हीं को प्रमोट करेगी जो कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर लेने से क्या फ़ायदा, बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनवा ली लेकिन वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, देन व्हाट्स नीड, क्या ज़रूरत है उस बिल्डिंग की। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ सही जाएंगी और ये तीनों स्टेटमेंट्स हमें दिखाई दे रही हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज़ विद ऑप्शन नंबर 2। आई होप आंसर क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज़ थ्रू। अब वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो सही तरीका होता है वो किसके द्वारा होता है। तो अगर आपको किस वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो क्या आप डिस्कस करेंगे स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट पर, या फिर आप लेक्चर्स देंगे डिस्कोर्स और वैल्यूज़ पर, या फिर आप सेमिनार्स कंडक्ट कराएंगे, सिम्पोजिया कंडक्ट कराएंगे वैल्यूज़ पर, या फिर आप मेंटरिंग करेंगे और रिफ्लेक्टिव सेशंस देंगे वैल्यूज़ पर। तो देखिए, वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू कुछ एक ऐसा है जो आप में खुद से आता है। ठीक है, उसको आपके अंदर इनकलकुलेट करने के लिए स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट पर अगर आप लोग बात करोगे तो वैल्यूज़ कहाँ आएगी, है ना। अगर आप वैल्यूज़ पर ही एक बारी डिस्कशन करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप रॉन्ग वन को जो है वो साइड करते चलिए। देखिए, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल नॉनसेंस सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इसको कट कर देंगे। बात हो रही है वैल्यूज़ की, आदर्श की। तो स्क्रिप्चुरल टेक्स्ट पर डिस्कशन करके हम वैल्यूज़ को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरी बात आ जाती है लेक्चर। तो लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड्स को पढ़ा हुआ है। वहाँ हमने जाना है कि जो आपके लेक्चर मेथड्स होते हैं अगर उनको हम बात करें टीचिंग प्रोसेस में तो ही वो इतने ज़्यादा बोरिंग रहते हैं कि उनका कुछ हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर। तो कैसे ये वैल्यू को जो है वो इनकलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि लेक्चर एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम वैल्यूज़ लोगों तक प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं, लेक्चर के मोड में तो सारे जो ऑडियंस होंगे वो पैसिव मोड में होंगे। क्या कहा जा रहा है वैल्यू के लिए आधा तो वो सुनेंगे ही नहीं। तो जब वो सुनेंगे ही नहीं या फिर जिस तरह से टीचर बस वहाँ पे जाके बोलता ही जाएगा तो वो उसको अक्वायर ही नहीं कर पाएंगे, तो कैसे अपनी लाइफ में उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेक्चर वाली बात आ गई तो लेक्चर समझ जाइए कि लेक्चर जस्ट अ फॉर्मेलिटी, यानी कि सिर्फ बस आपको रीड एंड मतलब पढ़ देना है, टीचर जाके वहाँ पढ़ देगा तो स्टूडेंट्स उस टाइम पैसिव मोड में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका सेमिनार्स और सिम्पोजिया ऑन वैल्यूज। देखिए, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करके आप वैल्यूज़ कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं पर्टिकुलर किसी भी एक कॉन्फ्रेंसेस के लिए, आपका पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, आपकी जो जो नए शोध कार्य हो रहे हों उनको डिस्कस करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन जो आपका जाएगा, अगर हम वैल्यू एजुकेशन की बात करें तो आप मेंटरिंग करके या फिर रिफ्लेक्टिव सेशंस को देकर वैल्यू को प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय। अब जो आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है असंवैधानिक किसके द्वारा। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कहते हैं, या फिर प्रेसिडेंट कहते हैं इंडिया के। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर जाएगा दैट गोज़ विद ऑप्शन नंबर ए कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता है यानी कि NJEC है, इसको असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाएगा इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज आर करेक्ट। अगर हम भारतीय राजनीति प्रणाली की बात करें तो इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो स्टेटमेंट जो है वो सही है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटिक्स से। देखिए, तो प्रेसिडेंट जो है इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाएगा और प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरी बात आ जाती है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, संसद ही सर्वोच्च है। तो ये तो स्टेटमेंट कहीं हमने अभी तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देखी ही नहीं है। सर्वोच्च क्या है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च कहा जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्स यहाँ पर सर्वोच्च नहीं होगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके संविधान का गार्जियन है, बिल्कुल है। अगर संविधान में कोई भी आप संशोधन करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। जैसा कि अगर प्रेसिडेंट परमिशन नहीं दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की परमिशन वहाँ लेनी होगी। जैसे कि गार्जियन की अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पीटीएम अगर होती है स्कूल्स में, जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते थे, आपके छोटे भाई बहन स्कूल जाते हैं तो पीटीएम होती है। पीटीएम में अगर पेरेंट्स नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ पर गार्जियंस अलाउ होते हैं, उनके भाई बहन मामा मामी चाचा चाची कोई जा सकता है, दे आर कॉल्ड दी गार्जियंस। तो वही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका संविधान है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, कोई इमरजेंसी है और एट दैट टाइम आपका प्रेसिडेंट अगर उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी आप उससे बात कर सकते हैं अमेंडमेंट को लेकर, ठीक है, वो अमेंडमेंट कर सकता है। तो यही आप, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिकेबल। तो ये ऑप्शन आपका गलत है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कह सकते हैं कि दिशात्मक सिद्धांत होते हैं राज्य प्रणाली के, वो जस्टिकेबल होते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा हेयर गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो देखिए, जब अगर आपने संविधान थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 8th तक सभी ने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा होगा, तो सबसे मेन थिंग जो हम लोगों ने पढ़ी है दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स से हम सभी अवेयर होते हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन सबको तो हम जानते हैं कि हमें अधिकार है राइट टू वोट का, राइट टू स्पीच का। इसके हम नारे भी लगाते हैं, अरे हमें ये अधिकार दिया गया है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन क्या हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानते हैं? नहीं, इसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या फिर हम इस मौलिक अधिकार के तहत ही इसको रख देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिनको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, यानी कि ये हमारी ड्यूटीज़ होती हैं कि हमें अपने संविधान के लिए, अपने देश के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो हम यहाँ देखेंगे। तो टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, बिल्कुल, अगर हम लोग इंडियन हैं तो हमें अपने नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना होगा, ये हमारी मौलिक कर्तव्य है। हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, अभी आ रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग जो होते हैं वो फ्लैग्स लेते हैं, उनको रास्ते में थ्रो करते चले जाते हैं। और चलिए, उनको तो हम कह सकते हैं कि अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की समझ नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि उनमें भी पैट्रियटिज्म नहीं आया है। लेकिन हम लोग इतने बड़े होकर जो सालों से पढ़ते आ रहे हैं हमारे देश के बारे में, संविधान के बारे में, तो क्या हमें वो नेशनल फ्लैग जो पड़ा हुआ है उसको उठाकर साइड नहीं रखना चाहिए? लेकिन हम भी उस पर चढ़ के चले जाते हैं। तो दीज आर द अवोल्यूशन ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम यहाँ पर अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या करते हैं, अबॉलिश करते हैं। तो हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल, अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान में हमारा एनवायरनमेंट भी आता है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं
वो भी हमारे संविधान का एक हिस्सा है, तो हमें उसको भी बचाना है और उसको इम्प्रूव करना है। पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ना ही तो उसको हम अपनी साइड से रोकने की कोशिश करते हैं कि अरे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले हैं ना, वो देखेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, आज जब इफेक्ट पड़ रहा है तो सभी पे पड़ रहा है, कौन सा हम पर अकेले पड़ रहा है जो कि अब हम पोल्यूशन क्रिएट ना करें। तो सबकी इस तरह की जो मानसिकता है, इस वजह से कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट को खुद से ही हार्म करते जा रहे हैं और अपनी लाइफ को जो है वो क्रिटिकल बनाते जा रहे हैं। पहले का आप लोगों ने सुना होगा कि एनवायरनमेंट जो हुआ करता था कितना नीट एंड क्लीन हुआ करता था, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं हुआ करता था, तो लोगों में ज़्यादा डिजीजेस भी नहीं हुआ करती थी इन कंपैरिजन टू नाउ। मतलब अभी की अगर जनरेशन की बात करें तो इतनी सारी डिजीज़ है, पता नहीं कौन कौन सा वायरस, जैसे अभी आपने देखा कोरोना वायरस आया, तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट के फैक्ट की वजह से है, इन्वायरमेंट के बैड इम्पैक्ट की वजह से है। तो ये भी हमें करना है, ये भी हमें करना है। और फॉर अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और चाइल्ड, यस, अगर आप पेरेंट हैं, ठीक है, अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो आपको उनको एजुकेशन देनी है। इट्स ऑल्सो योर ड्यूटी। कुछ पेरेंट्स होंगे ऑलरेडी और कुछ आगे जाके बनेंगे, तो आपको अपने माइंड में ये रखना है, वेदर आपका स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, आप उसको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसको फंडामेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, बेस एजुकेशन जिसको कहते हैं वो आप देंगे। उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट है आप उसमें उसको आगे कर सकते हैं, बट फर्स्टली आपको उसको फंडामेंटल स्टडी प्रोवाइड करनी होगी, एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। तो ये आप, ठीक है। दूसरा, तो प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, आप मॉन्यूमेंट्स को बचाइए, और बिल्कुल, तो मॉन्यूमेंट्स जो भी हमारे ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस है, जैसे कि आपका गेटवे ऑफ इंडिया, रेड फोर्ट हो गया, तो इन सबको भी हमें बचा के रखना है। बिल्कुल, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के लिए कौन सी सही स्टेटमेंट यहाँ होगी, तो नीति आयोग एक संवैधानिक ढांचा है, यानी कि कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नहीं, नीति आयोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी, क्या ये एक स्टैचुरी बॉडी है? बिल्कुल नहीं है। इट इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैचुरी बॉडी, बिल्कुल ये ना ही तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही कोई स्टैचुरी बॉडी है। और दूसरा, इट इज़ अ थिंक टैंक, ये क्या है? नीति आयोग थिंक टैंक है। यहाँ पर मतलब सोच विचार करके नीतियाँ बनाई जाती हैं, तो हम कह सकते हैं एक थिंक टैंक है। तो हमें C और D स्टेटमेंट जिस भी ऑप्शन में मिलेगी वही ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो नीति आयोग के लिए सही स्टेटमेंट क्या है कि ना ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही स्टैचुरी है, ये एक थिंक टैंक है जहाँ पर सोच विचार करके नीतियाँ बनाई जाती हैं। Question number 7. A college level assistant professor has planned his/her lectures with an intent to develop cognitive dimension of students centered on skills of analysis and synthesis. यहाँ पर एक कॉलेज लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने लेक्चर को प्लान किया है कि वो कॉग्निटिव डायमेंशन, स्टूडेंट के संज्ञानात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए, कौशलों के एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करेंगे और सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मैचिंग करनी है। मैचिंग में आप देख लीजिए थोड़ा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज दिए हैं और दूसरे में आप दूसरा यहाँ पे अलग अलग है। ये एक सेट है और ये सेट बी है, यहाँ से सेट बी है, यहाँ तक सेट ए है, ठीक है। तो मेमोरी लेवल की अगर हम बात करें तो मेमोरी लेवल गोज विद
रिकॉर्डिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग, जब भी मतलब मेमोरी लेवल का मतलब क्या है कि कुछ भी जो भी कहा गया वो आप अपनी मेमोरी में फीड कर लें, ठीक है, स्टोर कर लें, तो रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। तो ये आपका ए आ जाएगा। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर हम बात करें, यानी कि आपका जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल। अगर आपको समझ गए हो तो अब आप अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। दूसरा आ जाता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाएगा आपका क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड, यानी कि जो भी पॉइंट बनाए गए जिनको डिस्कस किया गया उनको आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ दिखाई दिया और ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिला। क्लियर है? नेक्स्ट, last question of the session is which set of learner characteristics may be considered helpful in designing effective technique टीचिंग लर्निंग सिस्टम्स, यानी कि इनमें से कौन सा लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कंसिडर किया जाएगा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम को डिज़ाइन करने में। आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव आज चेक करें। क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज एंड रिस्पेक्ट में सब्जेक्ट, बिल्कुल आप जो भी सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ा रहे हो उस सब्जेक्ट में अगर उसके पहले से कुछ अनुभव हैं तो वो उसको आगे की जो एजुकेशन है या कंसेप्ट को क्लियर करने में वो पुराना अनुभव जो है वो उसको मदद करेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारे छोटे क्लासेस से ही आप थर्ड से फोर्थ से फूड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो यहाँ से आपका जो है वो बेस डेवलप होता चला जाता है और आप 10th क्लास तक अगर होम साइंस से आपने किया तो आप फूड पढ़ते जाते हैं, जहाँ पर आप न्यूट्रिशंस वगैरह अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन। तो फूड आपने स्टार्ट कर दिया था अपने थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड से, तो यहाँ से जो आपने एक्सपीरियंसेस लिए ये एक्सपीरियंसेस आपको आपके आने वाले क्लास में मतलब 5th क्लास में 6th क्लास में हेल्प करेंगे। क्योंकि अब आप यहाँ पे मेन टर्म्स जो है वो समझ चुके हैं, बस अब आपको उन्हें एलैबोरेट करना है। तो पहले के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं चाइल्ड के वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग में। दूसरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स, फैमिली फ्रेंड्स। तो फैमिली फ्रेंड्स का हमें कोई भैया लेना देना नहीं है, कैसी किसका फैमिली में कौन फ्रेंड है, कैसी फैमिली है, तो रिलेशनशिप से हमें कोई मतलब नहीं, किसके घर में दादा है दादी है नहीं है, तो उससे पढ़ाई पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आप काट के चलिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल कह सकते हो आप इनसेंसिबल लगे, जस्ट कट इट की हमें फैमिली फ्रेंड से क्या लेना देना, बात पढ़ाई लिखाई की हो रही है, वहाँ पे एनवायरनमेंट आएगा, ठीक है, कोर कंसेप्ट आएंगे, टीचर आएगा, स्टूडेंट आएगा, बट फैमिली फ्रेंड्स का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो ये ऑप्शन कट हो गया हमारा। थर्ड है एबिलिटी ऑफ द लर्नर रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। बिल्कुल आप जो भी सब्जेक्ट उसे पढ़ा रहे हो अब उसकी क्षमता क्या है, जैसा कि आप लोगों ने हमेशा से हम लोग देखते आते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो मैथ्स में कह सकते हैं पारंगत होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स मैथ में बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, उनके जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कह सकते हैं। तो वही है कि जो एबिलिटी होती है लर्नर्स की एक सब्जेक्ट में उसको आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर जो सब्जेक्ट उसे आ ही नहीं रहा है, जैसे कोई मान लीजिए मैथ्स में वीक है और उसे कहा जा रहा है नहीं तुम्हें तो 12th में मैथ्स ही लेना है, यू हैव टू क्लियर इंटरमीडिएट विद मैथ सब्जेक्ट, तो भैया जब उसका मैथ्स वीक है तो वो बेसिक कंसेप्ट ही अगर नहीं समझ पा रहे हो और आप उसको मैथ्स दिला दोगे इंटरमीडिएट लेवल पे तो वो क्या ही करेगा। मैथ्स के साथ उसको फिजिक्स भी करना होगा तो वो मैथ्स में तो लुढ़केगा ही, साथ ही साथ फिजिक्स में भी लुढ़क जाएगा, तो कुछ भी आप कह सकते हो कि फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जहाँ पर उसका स्ट्रॉन्ग है, जैसी उसकी क्षमता है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में उसका क्षमता है, उसका इंटरेस्ट है, वही उसको प्रोवाइड कराया जाए, अपनी मर्जियाँ ना थोपी जाएं, ठीक है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ये सही हो जाएगा। दूसरा है स्टूडेंट्स लैंग्वेज बैकग्राउंड। तो बच्चे का जो भाषाई कह सकते हैं हम बैकग्राउंड होता है, बिल्कुल वो इफेक्ट डालता है।
बच्चे अपनी मातृभाषा मदर टंग में सीखते हैं, तो जहाँ जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते होंगे वही उनकी मदर टंग होगी। अगर तमिल से आया बच्चा है तो वो तमिल जानता होगा, उसको तमिल में आप समझाएंगे वो जल्दी से कैच कर जाएगा इन कंपैरिजन टू आप उसको हिंदी में बोले जा रहे हो। ठीक है, पंजाबी अगर पंजाब में अगर आप मतलब अगर पंजाब का कोई कैंडिडेट है तो उसको पंजाबी ज़्यादा समझ में आएगी, तो अगर आप उससे पंजाबी में कम्युनिकेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझेगा। यानी कि उस आपको उसकी लैंग्वेज के लिए जो है वो स्वतंत्रता उसको देनी है, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो स्टूडेंट का लैंग्वेज बैकग्राउंड बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। आप उस लैंग्वेज में समझाओगे जल्दी वो वहाँ पर समझ जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड को फॉलो करना मेरे को नहीं लगता ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ड्रेस कोड से क्या मतलब, अगर जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो ड्रेस कोड तो कुछ भी हो, ड्रेस चाहे ब्लू कलर की हो चाहे ग्रे कलर की हो, व्हाट डज इट मीन्स, है ना। बस एक डिसेंट लगने चाहिए, स्टूडेंट लगने चाहिए, वही मैटर करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और लास्ट रहेगा मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। बिल्कुल टाइम टाइम पर बच्चों को मोटिवेट तो करते रहना है, क्योंकि मोटिवेशन से क्या है उनमें एक्टिवनेस आती है, सक्रियता का विकास होता है। अगर मोटिवेट ही नहीं किया जाएगा तो वो लोग सब पैसिव मोड पे चलेंगे, पैसिव लर्नर्स बन जाएंगे। मोटिवेट करना है, क्या मोटिवेट करना है कि अपने पेरेंट्स को देखिए, उन्होंने आप लोगों से कितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं। ठीक है, अगर आप अब हायर एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है तो यहाँ पर हम सब पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, तो कहाँ पे ध्यान देना है कि अपनी अपकमिंग लाइफ पे ध्यान देना है, अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है। आप किस तरह से बेहतर बना सकते हो। आज आप मेहनत कर लेते हो, आपके हाथ में जॉब आता है, सिलेक्शन आता है, तो अब आप क्या करोगे, आपके हाथ में पैसे होंगे, आप जैसा चाहें वैसा खर्च कर सकते हैं, जैसा चाहें अपना रह सकते हैं, अपने लेवल ऑफ अपने स्टैंडर्ड के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अपना जो लिविंग है वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस बना सकते हो, या जैसा आप चाहते हो वैसा बना सकते हो। अगर आप एडवेंचरस हो तो आप जगह जगह पर एडवेंचर्स कर सकते हो। आप घूमने का शौक़ रखते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं। अपने पेरेंट्स को इंडिया, पूरा इंडिया दिखा सकते हैं, इंडिया के आउटसाइड आप उनको दिखा सकते हैं। तो इस तरह के आप अपने अंदर अगर विचार लेकर आते हैं तो यही आपका मोटिवेशन है। जब एक बार ये आ जाएगा तो एक्टिवनेस खुद से ही जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट कोड जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा, सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।